अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सान, हम कैसे आपसे कहेंगे, हम क्या करें? हम अगर आपके पास रुकते हैं तो माँ कहेगी हमने आपको उनसे अलग कर दिया, वो कभी खुश नहीं रहेगी। और अगर हम आपसे दूर जाते हैं तो आप खुद अपनी माँ से दूर हो जाएंगे, उसका भी सारा दोष हम पर ही आएगा। लोग कहेंगे न जाने कैसी लड़की थी, खुद तो गई, जाते ही जाते घर में फूट डाल गई। वैसे भी शादी के दूसरे दिन ही माँ के साथ हादसा हो गया। दबे मुंह नाते रिश्तेदार यही कह रहे होंगे कि हमारा पैर ही खराब है। आते ही माँ को परेशानी हो गई। अब तो ठाकुर जी ही सब ठीक कर सकते हैं। हम नीचे जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अर्पिता नीचे आई और कमरे में जाकर गुमसुम उदास बेड पर बैठ सान के फोटो को देखते हुए कहती है, क्यों किसी को हमारी हर बात को इतना रश्क है, जो कोशिश करते हैं तोड़ने की हमारे रिश्तों को, और नाकाम होने पर कहते हैं कैसा ये इश्क है। शीला जी की स्पष्ट बात कहने के बाद से अर्पिता एकदम खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो आती है, लेकिन एक फीकी मुस्कुराहट जो सुभा जी, किरण और कमला के लिए है। वह शीला जी के पास भी जाती है, उनसे मुस्कुराकर बात करती है। उनके सारे कार्य करने के बाद वह चुपचाप चली जाती है। जहाँ तक सान से भी वह कुछ देर बात करती है और कुछ न कुछ बातें बनाकर फोन रख देती है। पगफेरे की रस्म के लिए आरव पगफेरे के लिए किरण को लिवाने आया होता है। शोभा जी अर्पिता से पूछती है, अर्पिता मौसी मतलब माँ जैसी है ना, तो उनका घर भी तुम्हारा अपना ही हुआ, तो मैं सोच रही थी कि तुम भी इस रस्म के लिए चली जाओ। यह देख अर्पिता बोली, बड़ी माँ एक बार ठीक हो जाए फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। अर्पिता की बात सुन शोभा मनी मन बोली, तुम सर जीत गए प्रशांत। ठीक है, शोभा ने कहा और कमला जी से बातचीत करने लगती है। अर्पिता आरव के पास बैठकर कुछ उसके हालचाल पूछती है और दोनों के जाने के बाद वह वापस अपने कमरे में चली आती है। अर्पिता के जाने के बाद शोभा कमला से कहती है, जीजी कुछ तो बात हुई है अर्पिता और शीला के बीच। अर्पिता के चेहरे की मुस्कान और उसके वो तेज नहीं है जो विवाह के दिन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्पिता के मन में ना कुछ तो बात है जो वह किसी से कह नहीं पा रही है। कमला बोली, सच कहूँ शोभा, लग तो मुझे भी रहा है, तुम एक बार प्रशांत से बात करो, शायद उससे पता हो। नहीं जीजी, उनसे कहा वह सबको छोड़कर यहाँ चला आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। अब मैं खुद अपने तरीके से बात पता करती हूँ क्या बात है जो इसे इतने परेशान कर रही है, शोभा ने कहा और वो उठकर अर्पिता के पास चली जाती है। अर्पिता उस समय सान इंटरनेट के जरिए स्वेटर बुनना सीख रही होती है। उससे थोड़ा सा पल्ला बुन भी लिया होता है। शोभा जी अंदर आती है और अर्पिता को लगन से स्वेटर बनाते हुए देख मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, मैं बेकारी में कुछ ज़्यादा सोच रही थी, यहाँ तो ये बच्ची कितने मन से कार्य कर रही है, ऐसे में मुझे बात करके उसका ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। सोचते हुए वो वापस लौट जाती है। वहीं अर्पिता बिन ध्यान भटकाए अपने कार्य में रत रहती है। दिन गुजरते जाते हैं। किरण लखनऊ से ही परम के पास चली जाती है। वहीं अर्पिता डेली शीला से अच्छी बातें करती, पूरा ध्यान रखती, जिसका परिणाम से वो बहुत जल्द रिकवर करने लगती है एवं समय मिलने पर वह स्वेटर का पूरा करने लग जाती है। लखनऊ में राधु लेबर पेन में जूझती है और ट्विंस प्रिंस एंड प्रिंसेस का जन्म देती है। प्रेम, प्रशांत, परम, किरण, चित्रा सभी ये देख बहुत खुश होते हैं। प्रेम राधु से कहते हैं, अब तो हमारे बीच का झगड़ा भी खत्म हुआ, तुम्हारा प्रिंस और मेरा प्रिंसेस। प्रेम की बात सुन राधु मुस्कुरा देती है। सान अर्पिता को कॉल लगाते हैं। ऊपर छत पर अकेले बैठी हुई अर्पिता सान का फोन देख मुस्कुराते हुए उठाती है और कहती है, हाँ सान बोलिए। सान मुस्कुराते हुए, बधाई हो बीबी जी, प्रमोशन हो गया है, एक नए रिश्ते से बंध गए हैं हम। अर्पिता उत्साहित होते हुए बोली, सच बताओ कौन, प्रिंस या प्रिंसेस? सान दोनों ही है, दोनों के बीच के झगड़े का जड़ खत्म कर दी ठाकुर जी ने। अर्पिता, कृपा है ठाकुर जी की सान, तो अब आप सभी यहीं आएंगे ना? सान, नहीं अप्पू, ताई जी ने कहा कि वो यहीं आ रही है, सर्दी बहुत ही है, कहीं आना जाना ठीक नहीं है।
शोभा की जाने के बाद सुन अर्पिता उदास होते हुए बोली, मतलब बड़ी माँ भी वहीं पहुंच जाएगी सान? सान, हाँ अपू, और वो बहुत जल्दी। तुम भी आ जाओगी। ताई जी बोल रही थी कि अब माँ बैठने लगी है और तुम उन्हें थोड़ा बहुत टहलाती भी हो। सान की बात सुन अर्पिता बोली, सान, हम भी हमारे सान के पास आना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें गले से लगाना चाहते हैं और ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। अर्पिता ना चाहते हुए भी भावनाओं में बह जाती है। उसका गला भरा आता है। अपनी नियति से मजबूर अर्पिता इतने दिनों भरा हुआ सारा दर्द उड़ेल देती है। सान उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ कहते हैं। क्या हुआ अपू, परेशान हो? माँ ने कुछ कहा क्या? अर्पिता बोलो। अर्पिता भावुक होकर कहती है, नहीं सान, बस आपकी बहुत याद आती है। कुछ देर तक एक खामोश दोनों के बीच आ जाती है। कुछ आवाजें एक दूसरे को सुनाई देती है जो प्रेमियों के दूर रहने का दर्द से आंसुओं के रूप में गूंजती है। तभी शीला जी की आवाज गूंजती है, अर्पिता यहाँ आना। अच्छा सान सुनो, हम अब रखते हैं, बाद में बात करते हैं, माँ आवाज लगा रही है। आवाज सुन अर्पिता ने कहा और फोन रख दिया। वो अपने आंसू पोंछती है और कमरे में पहुंचकर घूंघट निकाल चुपचाप खड़ी हो जाती है। शीला जी उसे खड़े देख तो बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे जरा गार्डन में ले चलो। अर्पिता ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़े उन्हें कंधे से थाम धीरे धीरे बगीचे में ले जाती है एवं वहां संभाल कर बैठा देती है। उनके बाल बिखरे देख अंदर जाकर बाल संभालने के लिए कॉम ले आती है और बिन कुछ कहे बाल बना देती है। वो वापस कमरे में जाकर कॉम रख देती है। शोभा और कमला बगीचे में आती है और शोभा अर्पिता से कहती है, अर्पिता मैं लखनऊ निकल रही हूँ, अभी मेरा आना नहीं हो पाएगा, तुम जीजी छोटी और घर का ध्यान रखना, ठीक है? शोभा की बात सुन अर्पिता आगे आकर बोली, बड़ी माँ, घर का ध्यान रखने की बड़ी ताई जी है ना, हम सोच रहे थे माँ के ठीक होने के बाद हम भी अपने माँ पापा से मिले आए। कुछ दिनों में माँ के पैरों का प्लास्टर भी कट जाएगा, फिर माँ भी ठीक हो जाएगी, फिर वो अपना ध्यान खुद रख पाएगी, तो हम बस घर। कहते हुए अर्पिता अपना सर झुका लेती है, जिसका कारण अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से छुपाना होता। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई, चली जाना, अब शीला ठीक हो जाएगी, मैं प्रशांत को भेज दूंगी, वो तुम्हें घुमा लाएगा, ठीक है? बड़ी माँ, अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा। तो शोभा जाने के लिए मुड़ती अर्पिता एक बार फिर आगे आ शोभा को ऐसे गले लग जाती है मानो अब वो उनसे कभी मिल नहीं पाएगी। उसके आंसू निकल आते हैं, जिन्हें देख शोभा बोली, पागल लड़की, इतना क्यों भावुक हो रही हो? जब तुम आओगी लखनऊ हम मिलेंगे ना, ठीक है? अब तुम अपना ध्यान रखो और मैं निकलती हूँ, शोभा जी ने कहा, जिसे सुन अर्पिता बस मुस्कुरा भर देती है। शोभा जी वहां से चली जाती है। कमला भी शीला के पास रुक जाती है। ये देख अर्पिता अंदर कमरे में जान सान के लिए बुने गए स्वेटर को फाइनल टच देती है और उसे इमेजिन कर मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा लगेगा आप पर सान। वही सान लगातार आ रही हिचकियों से परेशान, जिसे देख परम बोले, भाई लगता है छोटी भाभी आपको दिल से बहुत याद कर रही है। सान बोले, लगता तो ऐसा ही है छोटे। सान की हिचकियां आना बंद हो जाती है, जिसे देख सान मन ही मन बोले, इतनी शिद्दत से याद किया जा रहा है मुझे अर्पिता, बस कुछ दिन और फिर तुम भी यहीं आ जाओगी। मुस्कुराते हुए सान की नजर घर के बालकनी के में खड़ी श्रुति पर पड़ती है, जो परेशान हो किसी से बात कर रही है। श्रुति को परेशान देख सान उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ श्रुति, परेशान क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे, क्या बात है? श्रुति बोली, भाई मैं परेशान मेरे एक दोस्त सात्विक की वजह से हूँ। आपको पता है उसने जॉब तो पहले ही छोड़ दी थी, अब न जाने क्यों ये शहर भी छोड़ जा रहा है। पिछले 1 महीने से अजीब बिहेव कर रहा है, ना मुझसे अच्छे से बात करता है, ना ही मिलना चाह रहा है। और भाई प्रेम से किसी को हार मिलती है तो किसी को जीत, इसका अर्थ ये तो नहीं इंसान इस हार से ही हार जाए। 1 महीने पहले दिल टूट गया बेचारे का, न जाने किससे प्रेम करता था, ना ही मुझे पता और ना ही अर्पिता भाभी को। अब महाशय जीत किए बैठे, अब इस शहर में नहीं रहना है, तो बस उसी का कॉल कर बात करने की कोशिश कर रही थी। श्रुति की बात सुन प्रशांत बोले, श्रुति प्रेम हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, हर किसी के लिए उसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसे मानने के तरीके अलग होते हैं।
क्योंकि है तो ये भी एक भावना ही जो सीधा व्यक्ति के हृदय से जुड़ती है। इससे मिली स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों सीधे हृदय पर प्रहार करती है, इसलिए इसे स्वीकार करने में भी समय लगता है। तुम्हारा दोस्त समझदार है, जिसने इतने दिन तक खुद को संभाला, वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। तुम उसे थोड़ा समय दो, वह जो करना चाहता है उसे करने दो। जब उसे एहसास होगा कि उसे अब वापस लौटना चाहिए, वो आ जाएगा। ठीक है श्रुति? हाँ भाई, मैं समझ गई, श्रुति ने कहा और वापस अपने कमरे की ओर निकल आती है। उसके जाने के बाद शान सोचते हुए बोले, ताई जी भी यहीं आएगी? अब आ गई है अपू, अब तुम्हारा ध्यान वहाँ कौन रखेगा? माँ ने कुछ कहा तो तुमसे? नहीं, अब मैं माँ तुमसे अच्छे से पेश आती है, ताई जी ने बताया था, और तुमने भी तो बोला था मुझसे कि अब माँ मुझे अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करती है। मुझे ठाकुर जी पर भरोसा रखना चाहिए, वह सब ठीक ही करेगी, शान ने खुद से कहा और कमरे की ओर चले आते हैं। सांझ ढलती देख अर्पिता कमरे से बाहर आती है और बगीचे में जाती है, जहाँ शीला अकेले बैठी हुई ये देख अर्पिता वहाँ उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देख शीला बोली, अर्पिता अब खड़ी क्यों हो? वापस भी तो कमरे में ही जाना होगा ना। अर्पिता आगे बढ़ी और शीला जी को सहारा देकर उसके कमरे तक ले जाती है। उसकी खामोशी देख शीला जी मन ही मन सोचती है, यह तो चमत्कार हो गया कि आज उसकी चपट चपट बंद हो गई, नहीं तो कितना सरदर्द कर देती थी। अर्पिता जब दिन कुछ कहे चल रही है तो उसकी पायलों की आवाज़ सुनकर शीला जी बोली, ये इतने शोर वाली पायलें क्यों पहन ली? अब तक तो नहीं पहनी थी, इन्हें उतार देना, बहुत शोर करती है। अर्पिता बिन कोई जवाब दिए उन्हें ले जाती है। उनके कमरे में पहुंच उन्हें बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट ओढ़ा वहीं थोड़ी दूर रखी कुर्सी पर जाकर बैठती है और पायलों को वहीं उतार हाथ में पकड़ वापस चली आती है। कमरे में आकर बस शान के बड़े ही से पोस्ट को एकटक देखती रहती है। 10 दिन और गुजरते हैं। शीला के पैर का प्लास्टर भी कट जाता है और वो धीरे धीरे चलने भी लगती है। इन दिनों में अर्पिता ने शीला से बहुत ही सीमित मात्रा में बात की। वही कमला से भी जितना आवश्यक होती थी उतना ही बात कर लेती। बाकी समय वह गार्डनिंग, घर के मेंटेन और शान की तस्वीर को देखते हुए निकाल लेती। शीला जी के चेकअप के लिए अर्पिता उन्हें डॉक्टर के क्लिनिक ले जाती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि अब ये ठीक है, आप धीरे धीरे इस पैर से हल्का वजन डालकर खुद से चलना शुरू कर सकती है। 2-1 दिन चले, उसके बाद ये आराम से सीढ़ियां चढ़ उतर सकती है। जी धन्यवाद डॉक्टर, अर्पिता ने कहा और शीला जी से बोली, माँ घर चलिए। हाँ अर्पिता, हमारे घर चलते हैं, कहते हुए अर्पिता का सहारा लेने आगे बढ़ती तो अर्पिता एक तरफ हटते हुए बोली, माँ अब आप ठीक हो गई है, फिर आपको हमारे क्या किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप, अर्पिता ने कहा और पीछे कदम बढ़ा धीमे कदमों से चलने लगती है। शीला साथ चलते हुए मन ही मन सोचती है, सही कह रही हो तुम, जहाँ तुम हो वहाँ किसी को सहारे की कोई जरूरत नहीं है अर्पिता। चलते हुए अर्पिता को खामोश हो जाती, उसकी खामोशी देख मुस्कुराते हुए सोचने लगी, बस एक बार कहा तुमसे और तुम अब जाकर खामोश हुई हो, जब तुम्हें पता चल गया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अर्पिता के मन में इस समय तूफान मचा हुआ है, उसे अपने शान से दूर जाना होगा, ये सोचकर ही पैर लड़खड़ा जाते हैं। खुद को संभाल वो गाड़ी तक पहुँचती है और गाड़ी को ड्राइव कर घर ले आती है। गाड़ी पार्क कर वो शीला को घर के अंदर ले जाती है। शीला आने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद अर्पिता अपने कमरे में जाती है, वहाँ से अपने पायलों को और फोन उठा कमरे का दरवाजा बंद कर कमला के पास जाकर बोली, ताई जी माँ अब बिल्कुल ठीक है, हम भी घर जा रहे हैं ताई जी। अरे वाह, माँ पापा से मिलने के लिए इतनी अधिकता है, 1 मिनट भी रुका नहीं, जा रहा है? कमला मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ताई जी, वो तो बस जब से आए हैं उनके पास कुछ क्षण बैठे भी नहीं है ना, तो बस इसीलिए, अर्पिता ने सफाई देते हुए कहा। कमला बोली, ठीक है अर्पिता, फिर तुम आज लखनऊ रुक जाना, वहां से अगले दिन प्रशांत के साथ घर के लिए निकल जाना। अर्पिता चली गई जीजी, शीला ने हैरानी से पूछा तो कमला बोली, इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या बात है छोटी, अब बच्ची है, अब माँ पापा से मिलने का उसका भी मन होगा ना। वही शीला यह सोचने लगी, ऐसा ना हो कि अर्पिता वापस ही आए ना,
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो प्रशांत को दिया वचन थोड़ी ही तोड़ेगी। मैंने कौन सा उससे वचन लिया था? क्यों वो यहाँ से चली जाए? मैंने तो बस कहा था, वो भी बेवकूफ़ी में। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी बहू समझदार है, वो लौट कर आएगी। ठीक है जीजी, कोई नहीं, दवा लेनी थी, मैं ले लूँगी, शीला ने कहा तो कमला वहाँ से चली जाती है। अर्पिता समय देखती है। शाम के 5 बज रहे हैं, यानी शान अभी एकेडमी के लिए निकल रहे होंगे। हम छोटे को कॉल कर पूछते हैं वो कहाँ है। नहीं हो सकता है वो किरण के साथ हो। हमें खुद ही निकलना चाहिए, लेकिन एक बार शान को बता देना चाहिए हम लखनऊ पहुँच रहे हैं। नहीं तो पता चला सरप्राइज के चक्कर में जाते हुए भी हम उनसे डांट खाए। अर्पिता ने अपने मोबाइल उठाकर शान को फ़ोन घुमाया और बोली, हेलो शान। शान, हाँ अप्पू। शान, कहाँ है आप? शान, मैं कहाँ हूँ? वो मेरी पगली के हृदय में देखना चाहती हूँ। अर्पिता, अभी कहाँ हो? हम यहाँ लखनऊ के बस स्टैंड पे पहुँचने वाले हैं। ये बात सुन शान खुशी से बोले, मतलब तुम यहाँ आ गई अप्पू? अर्पिता, हम हमारे शान के पास आए, बताइए ना कहाँ है आप? शान, ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। वहीं बस स्टैंड पर उतरकर मेरा इंतजार करो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। ठीक है शान, कहते हुए अर्पिता फोन रख शान को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और फिर मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर और देखने लगती है। शान लोकेशन देखते हैं तो मन ही मन बोले, तो तुम पहुँचने ही वाली हो अप्पू, यानी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और शायद तुम्हारा उससे रिश्ता भी। मैं पहुँच रहा हूँ अपनी पगली के पास, कहते हुए शान एकेडमी जाने के वजह से जगह बस स्टैंड मुड़ जाते हैं, जहाँ बस खड़ी ही हो पाई होती है। अर्पिता अपना छोटा सा बैग उठाती है और बाहर उतर आती है। एक शॉप के पास खड़े शान अर्पिता को देख लेते हैं एवं उसके पास आकर बाइक रोक के लेते हैं। अर्पिता के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और धीमे से शान के पास बैठ जाती है। शान ने उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बाइक लखनऊ की सड़कों पर दौड़ा देते हैं। घर की लोकेशन चेंज देख अर्पिता हैरान हो बोली, शान अपने रूम कब बदल लिया? शान, 1 महीने पहले ही, जब किरण और परम दोनों ही यहाँ आए थे तब। अर्पिता, ठीक, हम समझ गए शान, अर्पिता ने कहा और अपना सर शान के पीठ पर टिका लेती है। शान, अर्पिता एक बात पूछूं? अर्पिता, पूछो। शान, तुम खुश तो हो ना? अर्पिता, आज हम सबसे ज्यादा खुश है शान। शान, ठीक, बहुत बढ़िया। अर्पिता, हम शान। कुछ देर दोनों चुप हो जाते। घर आ जाता है तो शान अर्पिता से बोले, उठो अप्पू, रूम आ गया है। अर्पिता ने सर उठाया और सड़क से ही रूम को देखा, जो कि पूरा 2nd फ्लोर पर ही था। बहुत ही अच्छा पसंद है आपकी शान, अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली। ये सुन शान ने अर्पिता की ओर देखा और बोले, जानता हूँ पगली, तो अब तुम यही मेरे आने का इंतजार करो, मैं एकेडमी जाता हूँ, फिर वापस आकर ढेरी सारी बातें करते हैं। शान की बात सुन अर्पिता मायूस हो गई और बोली, आप जा रहे हैं शान? शान, हम बस कुछ देर आकर मिलता हूँ, आज एक ही बैच पढ़ाता हूँ, तो बस गया और आया। और ये देखो, यहाँ से एकेडमी और ऑफिस दोनों ही ज़्यादा दूर नहीं है, तो आने जाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और अंदर चली जाती है। शान बाइक मोड़ते हैं एवं वहाँ से एकेडमी निकल जाते हैं। एकेडमी पहुँच रबीश के पास गए और बोले, भाई मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। रबीश जी, फिर से छुट्टी? 3 दिन यार, कुछ तो रहम मेरी एकेडमी पर भी कर लो। शान मुस्कुराते हुए बोले, 3 दिन के लिए मैं पर्सनल काम से सिटी जा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, वैसे भी तुम कुछ लेते तो नहीं, उस पर मैं कुछ रोक लूँ कैसे? 3 दिन बाद आ जाना, लेकिन हो सकता है इस बार अर्पिता को भी ले आना। रबीश की बात सुन शान बोले, अब उसे कार्य करना है या नहीं, ये तो वही डिसाइड करेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है भाई, रबीश ने कहा। ये तो शान अपनी क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। अर्पिता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुंचती है और पूरे फ्लोर को जायजा लेती है। 3 कमरे, एक हॉल, एक रसोई, बालकनी और ऊपर रूफ गार्डन। काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आई है। वह सब देख ही रही होती है कि तभी श्रुति अपने कमरे से निकल कर आती है। अर्पिता को देख खुशी से चीखते हुए कहती है, मतलब अप्पू तुम यहाँ आ गई, छोटी मामी ठीक हो गई? श्रुति, अर्पिता ने श्रुति के गले लगते हुए कहा। बहुत बहुत खुशी की बात है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम आ गई अप्पू। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो कमरे में चलकर ढेर सारी बातें करते हैं।
श्रुति ने खुशी से सरोबार होते हुए कहा और अर्पिता के अंदर खींच ले आती है। बोल रहे हैं, ऐसे खींच के ले जा रही हो क्यों? अर्पिता ने कहा, जिसे श्रुति बोली, चुप करो, कौन सा अपने रूम में ले जा रही हो? देखो तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर आई हूँ, देखो जरा। श्रुति ने अर्पिता से कहा, उसका हाथ छोड़ दिया। अर्पिता ने नजर उठाकर सामने दीवार देखी, जिसे शान और अर्पिता दोनों के पोस्टर में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। श्रुति, ये तो शान यानी हमारा कमरा है, अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा। श्रुति बोली, ये मेरे भाई और स्वीट सी भाभी का कमरा है, जो मेरे चार्मिंग भाई ने खुद मेंटेन किया है। चलो बैठकर बातें करते हैं। और बेड पर बैठते हुए बोली, अर्पिता, सच कहूँ तो प्रेम क्या है, इसे हर पल कैसे जिया जाए, मैंने भाई को देखकर जाना है, उनसे सीखा है। तुमने उनका रिश्ता कितना गहरा है ये मैंने जब देखा तो वह एक कप कॉफी के साथ मुस्कुराते हुए चांद की ओर देख उनसे बातें करते थे। खैर, अगर मैं बताना शुरू हो गई तो बातें आज तो खत्म नहीं हो पाएगी, श्रुति ने अर्पिता से कहा। उसकी बात सुन अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते। वह मन ही मन सोचती है, क्या किस्मत है हमारी, हमें खुद से ज्यादा मान देने वाला जीवन साथी मिला, लेकिन नियति ने हमारा साथी मंजूर नहीं। अर्पिता को चुप देख श्रुति बोली, ये सही है, मैं यहाँ तब से बड़बड़ किए जा रही हूँ और तुम बस भाई को ही याद किए जा रही हो। वैसे भाई अब आने वाले होंगे, तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं जाती हूँ, श्रुति ने कहा और उठकर अपने रूम में चली जाती है। अर्पिता बैग रख एक नज़र पूरे कमरे पर डालती है, जहाँ उसे हर तरफ शान के जीवन में अर्पिता के अस्तित्व का पता चल रहा है। कुछ देर ठहर वो फ्रेश होने चली जाती है और वापस आकर कबर्ड देखती है, जिसमें उसके लिए पूरी अलमारी भर कपड़े रखे होते हैं। ये देख उसकी आंखें भर आती है और वो एक ड्रेस निकाल चेंज कर हल्का मेकओवर कर लेती है, पायलों को निकालकर वापस पहन लेती है और मुस्कुराती होते हुए ये देख उसकी आंखें वे गुनगुनाने लगती है। एकेडमी से चले आते हैं और हेलमेट उसकी जगह पर रख अपने कमरे में जाते हैं। अर्पिता कमरे में घूमते शान का हेडफोन लगाकर एक सॉन्ग सुन रही है। शान अर्पिता को खुश देख बिन कुछ कहे धीमे से फ्रेश होने निकल जाते हैं एवं कुछ देर में हाथ पैर धूल चेंज कर बाहर आ अर्पिता के कंधे पर रखकर कहते हैं, अप्पू, फाइनली तुम मेरे पास आ गई। शान को इतने पास देख अर्पिता हेडफोन निकालकर हाथ में पकड़ लेती है और बोली, आपने कुछ कहा शान? कहा तुम आ गई अर्पिता, आना ही था ना, आपसे ही बोला था जब हमारा मन होगा तब हम आएंगे। माँ ठीक हो गई तो शान की अर्पिता उसके पास आ गई। अच्छा किया, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि यहाँ तो अर्पिता आई है, वह शान की अर्पिता है, मैंने अपनी अर्पिता को ऐसा तो नहीं छोड़ा था। शान की बात सुन अर्पिता खामोश हो गई। ये देख शान बोले, क्या लगा तुम्हें शान? अपनी अर्पिता को देखकर समझ नहीं पाएगा कि वह कब मन से खुश होती है और कब उसकी हंसी में खनक होती है। बोलो शान, हम आज बहुत खुश हैं, आपको न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हम खुश नहीं हैं, जबकि हम तो बहुत खुश हैं, अर्पिता ने कहा, जिसे सुन शान बोले, अर्पिता खुशी चेहरे से झलकती है और मेरी अर्पिता के चेहरे पर खुशी है तो है नहीं, उसके साथ ही खामोशी भी है। शान की बात सुन अर्पिता मुड़कर उसके गले लग जाती है और बस खामोश हो जाती है और कुछ नहीं कहती। क्या हुआ अप्पू, मुझसे क्यों, कहो ना, क्या माँ ने कुछ कहा है तुमसे, बोलो बताओ अप्पू। नहीं शान, कुछ नहीं हुआ, अर्पिता ने भूमिस्कल इतना कहा। ठीक है तो फिर हम यहीं रुको, मैं 2 कप चाय लेकर आता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, शान ने कहा और शान वहाँ से कमरे में निकल आते हैं। चाय बनाते हुए वो सोचते हैं, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम बता नहीं चाहती। कोई बात नहीं अप्पू, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर छाई उदासी दूर हट, सिर्फ मुस्कुराहट रहे और मुझे मेरी चुलबुली, थोड़ी चंचल, थोड़ी पगली अर्पिता वापस मिल सके। जल्दी 2 कप चाय बनाकर वापस आकर अर्पिता को देते हुए बोले, तुम्हारी चाय अप्पू। शान कहते हुए अर्पिता चाय की चुस्कियां लेने लगती है। उसकी आंखें और लब दोनों खामोश है। चाय पीते हुए शान अपना फोन उठाते और कुछ देर बाद की ही 2 एयर टिकट बुक कर अर्पिता से बोले, अप्पू हमें अभी 15 मिनट में निकलना है,
तुम रेडी हो जाओ, मैं ताईजी से बात कर अभी आता हूँ। लेकिन सान कहाँ निकलना है? अर्पिता ने पूछा तो सान उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, सरप्राइज है, बस ये समझ लो तुम अभी घर नहीं जा रही हो, बल्कि हम कहीं और ही जा रहे हैं, और कोई प्रश्न नहीं। सान, अर्पिता ने कहा, गुड, 15 मिनट में हमें निकलना है, मैं बात कर अभी आया, ठीक है? अर्पिता ने कहा और सर हिलाए और मनी मन सोचते हुए बोली, जाते जाते आपके साथ कुछ लम्हों को हम चुराना जरूरी चाहेंगे, क्या पता कल हो ना हो। सान श्रुति के पास गया और उससे बोले, श्रुति मैं अर्पिता को लेकर मसूरी के लिए निकल रहा हूँ, छोटे आए तो उसे इस बारे में बता देना, ठीक है? और हाँ, अर्पिता को इस बारे में पता नहीं है, इसके लिए सरप्राइज है, तो बस उसकी थोड़ी सी पैकिंग में हेल्प कर दो। हम 15 मिनट में निकल रहे हैं, ठीक है? ठीक है भाई, श्रुति हंसते हुए बोली। सान अपना फोन लेकर शोभा को फोन लगाते हुए बोले, बड़ी माँ प्रणाम। शोभा, प्रशांत कैसे हो? अर्पिता आ गई? प्रशांत बोले, जो आई है वो मेरी पगली नहीं है, वो इतनी खामोश और शांत नहीं है। आप बताइए, कुछ हुआ है क्या? माँ ने या ताऊ जी, पापा किसी से कुछ बोला है उससे? शोभा बोली, नहीं बेटे, मैं वहाँ थी तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा उससे। हाँ, उसके स्वभाव में परिवर्तन मैंने भी महसूस किया है, लेकिन जब मैं उससे बात करने गई तो उसे लगन से कार्य करते देख सोचा कि अब वो जिम्मेदार हो गई है, इसीलिए तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। ताईजी, जिम्मेदार तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उसकी आंखें और जुबान दोनों ही खामोश है, न ज्यादा बात कर रही है और मुस्कुराहट तो बस दिखाने के लिए है। कुछ तो बात हुई है, वो मुझे बता नहीं रही है। मैं उसे लेकर मसूरी निकल रहा हूँ, उसे प्रकृति का साथ बहुत पसंद है, वहां जाकर शायद वह कुछ बताए या फिर सब भूलकर मुस्कुराने लगे। सान ने कहा तो शोभा जी बोली, पत्नी तुम्हारी जहाँ ले जाना चाहो तुम डिसाइड करोगे, मुझे तो मेरे बच्चों की खुशी से मतलब है, बस वह खुश रहने चाहिए, समझे? ताईजी समझ गया, हम भी कुछ देर में निकल रहे हैं, सान ने शोभा जी से कहा। ठीक है बेटे। में शोभा जी फोन रख देती है तो सान वापस अर्पिता के पास आए और बोले, रेडी हो गई अप्पू? सान, अर्पिता ने संक्षिप्त में कहा। ठीक है कहते हुए सान ने कैब बुला ली और अर्पिता से बोले, चलो अर्पिता। सान, अर्पिता ने कहा। सान ने श्रुति को और देखा और उससे बोले, ध्यान रखना अपना, कोई भी जरूरत हो तो छोटे और किरण किसी से भी बोल लेना, ठीक है? हाँ भाई, श्रुति ने कहा। अर्पिता ने श्रुति को देखा और मुस्कुराई और उसके गले लगते हुए बोली, चलते हैं श्रुति, अब मुलाकात नहीं होगी, सबका ध्यान रखना। और एक नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली, इसे पढ़ना और इसे जैसा लिखा है वैसे अवश्य करना, ठीक है? श्रुति फुसफुसाते हुए बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसा हमेशा के लिए जा रही हो, कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी हमारी अर्पिता। बाय श्रुति, अर्पिता ने कहा और आगे बढ़ जाती है। श्रुति बालकनी पर आकर दोनों को बाय कहती है। सान और अर्पिता गाड़ी में बैठ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों के जाने के बाद श्रुति अर्पिता का दिया नोट पढ़ती है जिसमें लिखा है, श्रुति, हमने सान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, अब अगर हम खुद से उन्हें बोलेंगे तो सरप्राइज कैसा, इसलिए तुमसे कह रहे हैं, जब सान वापस आएंगे ना तब उन्हें जीतकर अपने साथ घर ले जाना, वहाँ उनके लिए कबर्ड में हमने कुछ रखा हुआ है, हम खुद से बोलेंगे ना तो वह झट से समझ जाएंगे, तो प्लीज इस बार तुम हमारा यह कार्य कर लेना, ठीक है अप्पू? कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, श्रुति ने कहा और वह वहीं खड़े हो मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में बैठी अर्पिता की खामोशी सान को चुभ रही है। बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हुए सान बोले, अर्पिता, अब तुम बिल्कुल फ्री हो तो अब हमारी सारी बातें बताओ, घर में तुमने क्या किया और माँ के गुस्से को तुमने किस तरह हैंडल किया, और ऐसा क्या जादू किया कि माँ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया? टेल मी। हमने कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि हमने बात मानना शुरू कर दी। किसी का मन जितना हो तो निस्वार्थ प्रेम और केयर के दो चीजें बहुत मायने रखती है, वही हमने किया। सान, उनकी केयर करते हुए उनकी बात का महत्व दिया, जैसे उन्होंने करने को कहा वैसा किया, सब उनके मन का करते गए और उसका परिणाम ये हुआ, सान, वह जल्दी ठीक हो गई। सो तो है अर्पिता, सान ने कहा। तो अर्पिता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और ड्राइव कैब एयरपोर्ट के पास रोक देता है। सान और अर्पिता अपना सामान ले वहां अंदर चेक इन करा निकलते हैं एवं फ्लाइट पकड़ अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं।
प्लेन में अपनी सीट पर बैठी हुई अर्पिता शान के कंधे पर अपना सिर टिका लेती है और उसकी बाजुओं को पकड़ आंखें बंद कर लेती है। शान उसकी पकड़ में एक कसावट का अनुभव करते हैं, जिसे महसूस कर वो मन ही मन सोचते हैं, तुम इतना डर महसूस क्यों कर रही हो अप्पू? मैं मेरी पगली को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वह अपना सर सीट को टिका लेते हैं। समय निकलता है और प्लेन लैंड होने की घोषणा होती है। जिसे सुन शान और अर्पिता दोनों अपनी आंखें खोल सावधान हो बैठ जाते हैं। शान धीरे से अर्पिता से बोले, अप्पू कुछ देर बाद नीचे धरती पर होंगे और उसके बाद सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगी ना, तो जो दृश्य तुम देखोगी वह तुमसे बहुत पसंद आएगा। शान जरूर पसंद आएगा, क्योंकि तब आप हमारे साथ ही होंगे ना, अर्पिता ने कहा। प्लेन धरती पर उतर आता है और शान अर्पिता के साथ प्लेन से बाहर आकर टैक्सी बुक कर मसूरी के लिए निकल जाते हैं। अर्पिता शान का हाथ थामकर खिड़की पर सर रखकर सो जाती है। कुछ देर में ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, साथ ही उनकी मंजिल भी आ जाती है। टैक्सी के रुकने के बाद अर्पिता की आंखें खुल जाती है और वो शान की ओर देखती है, जो उसकी आंखें नीचे उतरने का इशारा करते हैं। अर्पिता ने कहा और गाड़ी से उतर जाती है। उसकी नज़र सामने बने एक खूबसूरत एयरपोर्ट पर पड़ती है, जिस पर नाम और एड्रेस पढ़ हैरानी से शान की ओर देखती है। शान उसके पास आए और धीमे से बोले, बस यही खुशी तो मैं कब से देखना चाहता था अप्पू। अब चलो अंदर रूम में चलकर तुम कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर सुबह तुम यहाँ की सुंदर वादियों में जी भर घूमना, ठीक है? शान, अर्पिता ने कहा और शान के साथ एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती है। शान अपना परिचय देकर लिए पहले बुक्ड रूम की ओर बढ़ जाते हैं। तो मिसेस अर्पिता मिश्रा, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? शान ने बेड पर पसरते हुए कहा। सरप्राइज ही रहा शान, हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा और अनमोल पल। हम आपको ये प्रकृति, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख शान बोले, अब लग रही हो खुशी के सरोवर। ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं ताई जी को हमारे पहुंचने का संदेश दे देता हूँ, ठीक है? कहते हुए शान उठे और वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। इसकी बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आर टू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।